हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। आज हम लोग पिछले जो वीडियो है उसी का कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, यदि आप पिछले वीडियो देखे हैं तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम सीटेट के एक महत्वपूर्ण चैप्टर इंटेलिजेंस के बारे में, अर्थात बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके थे, तो आज उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और आज जानेंगे बुद्धि के थ्योरीज़ के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि थ्योरीज़ किस प्रकार के थे। तो जितने भी थ्योरीज़ आए उन सभी में कुछ बेस लिए गए, कुछ आधार लिए गए और उन आधारों के आधार पर ही इन सिद्धांतों को अलग अलग भागों में बांटा गया। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कारक सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी, अर्थात आप सिंगल फैक्टर थ्योरी कह सकते हैं, वन फैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं। यूनी मतलब वन होता है, तो यूनिफैक्टर थ्योरी। तो इसमें क्या है कि इसमें है बीने, टर्मैन और स्टर्न इसके समर्थक हैं। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत बीने, स्टर्न और टर्मैन का जो थ्योरीज है या जो उन्होंने बताया, बेस जो लिया था अपने बुद्धि परीक्षण के लिए, उनकी थ्योरीज इसमें शामिल है, क्योंकि इन्होंने एक कारक को ही प्रधानता दी थी बुद्धि परीक्षण के लिए। तो उनकी थ्योरीज को इसमें शामिल किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बीने का थ्योरीज को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आपका आंसर होगा सिंगल फैक्टर यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरीज को। इसमें क्या कहा गया इसको देखिए। इनके अनुसार, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, बुद्धि अपने आप में एक इकाई है जो व्यक्ति की सभी कारकों को प्रभावित करती। इसका मतलब है कि बुद्धि एक यूनिट है, बुद्धि एक अंश है जो कि जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उन सभी को उससे कंट्रोल किया जाता है, उससे नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो किसी भी कार्य को दक्षता पूर्वक कर सकता है या दक्षता से कर सकता है। इसका जो इस थ्योरीज के अंतर्गत है, जो इस लाइन को यदि आप पढ़ेंगे तो ध्यान से इसकी चीज़ों को समझ में आ जाएगी। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति है जिसकी बुद्धि कुशाग्र है, बुद्धि बहुत तीव्र है, तो इसका मतलब है कि वह जो है वह किसी भी कार्य को बहुत दक्षता पूर्वक कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि इसकी थ्योरीज का मेन मोटो यहाँ है कि इस थ्योरीज के आधार पर यह माना गया कि कोई व्यक्ति का यदि बुद्धि तीव्र है तो वह किसी भी कार्य को ज़्यादा स्किलफुली रूप में वो संपन्न कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। यह किस सिद्धांत में इसकी संकल्पना की गई है, या यह जो सेंटेंस है, अर्थात बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए इस लाइन को ध्यान में रखिएगा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। इसके द्वारा समस्त क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, ये मानना था। ये थ्योरीज, ये चीज़ें जो थी वह सिंगल फैक्टर थ्योरीज में, अर्थात यूनिफैक्टर थ्योरीज में, वन फैक्टर थ्योरीज में शामिल था, या उसका मेन चीज़ें यही थी। यहाँ से इसमें कई सारी चीज़ें, कई इसके अवगुण भी नज़र आए। जैसे यदि आपको एक उदाहरण बताएं कि हर आदमी जो है वह हर एक फील्ड में दक्ष नहीं हो सकता, स्किलफुल नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए यदि हम ले, तो यदि एक व्यक्ति जो कि बहुत तीव्र बुद्धि वाला है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, तो जरूरी नहीं है कि वह यदि एजुकेशन में ट्रेंड हो, एजुकेशन उसका बहुत अच्छा है, जितने भी उसने एजुकेशन लिया उसमें बहुत अच्छे मार्क्स वो लाया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जो कह सकते हैं कि वोकेशनल जो होते हैं, जैसे
या हैंडमेड जो कार्य होते हैं वो स्किलफुली कर दे। जैसे पेंटिंग का, जरूरी नहीं कि एजुकेशन में बढ़िया हो तो पेंटिंग वो बहुत अच्छा कर सकता है, या एक्टिंग बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन इस थ्योरीज में यह कह दिया गया कि यदि वो तीव्र बुद्धि वाला है तो हर एक कार्य को स्किलफुली कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसका अवगुण था, और इसी अवगुण को दूसरे सिद्धांत में जो इसके बाद आया उस सिद्धांत में इसको जोड़ा गया। दूसरा सिद्धांत जो था उसका नाम था द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थ्योरीज। अब टू फैक्टर थ्योरीज में क्या है कि इसमें इसके प्रतिपादक थे, नाम याद रखिएगा, स्पियर्समैन। ठीक है, स्पियर्समैन जो है वो इसको प्रतिपादित किए थे, और इन्होंने कहा था कि बुद्धि के दो कारक हैं। बुद्धि के दो कारक हैं, एक है सामान्य कारक और दूसरा है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जो है वह मनुष्य में जन्मजात होता है, और जिस जन्मजात होता है तो जन्म के समय उसकी बुद्धि जिस लेवल की होगी वह हमेशा उसी लेवल का उसका बना रहता है, ना तो उसके ऊपर वो जा सकता है ना तो उससे डाउन हो सकता है। ठीक है, यानी कि जन्मजात होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पियर्समैन के या द्विकारक सिद्धांत में जी फैक्टर का विशेषता इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा क्या क्या विशेषता है, इसको समझिएगा कि जी फैक्टर का है कि सभी व्यक्ति में ये जन्मजात होता है। दूसरा, यह सदैव समान रहता है, जो आपको बता चुके। उसके बाद सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति में यह भिन्न भिन्न होता है। सामान्य जो कारक है वो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग हो सकता है, उसका लेवल कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। साथ में यह कारक जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की तुलना में अपने जीवन में ज़्यादा सफल होता है। यहाँ ये नहीं बताया हर एक फील्ड में, लेकिन इस तुलना करके बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति का सामान्य कारक जो है वो ज़्यादा है, अधिक है, तो वह अन्य व्यक्ति के मुकाबले अपने जीवन में अधिक सफल होता है। दूसरा जो था वह है विशिष्ट कारक, और विशिष्ट कारक के बारे में स्पियर्समैन ने कहा कि यह एक अर्जित करने वाला कारक है, इसको बाद में अर्जित किया जा सकता है, बाद में वो स्किलफुल हो सकता है एक विशेष क्षेत्र में। विशिष्ट बुद्धि उसका नाम दिया, और ये विशिष्ट बुद्धि के आधार पर आप उसको कह सकते हैं। यानी जैसे अभी आप एक एग्जांपल ले लें कि यदि आप रिटेन में बहुत अच्छे हैं तो ओरल में भी आप अच्छे हो सकते हैं, आप उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके आधार पर आपका ओरल भी बढ़िया हो सकता है। या एक पेंटिंग जो करता है, पेंटर जो है, यदि वो मेहनत करे, वो बढ़िया करे, तो हो सकता है कि वो सिंगिंग भी बढ़िया कर सकता है, वो एक्टिंग भी बढ़िया कर सकता है, बशर्ते उस बुद्धि को उसको सीखना होगा। ठीक है, तो वह जो वो बुद्धि सीखेगा वो स्पियर्समैन के अनुसार से कहा गया कि ये विशिष्ट बुद्धि है, और विशिष्ट बुद्धि जिसके पास अधिक है वह उस क्षेत्र में ज़्यादा स्किलफुल होता है। ठीक है, आगे जो है तो ये द्विकारक के बाद आके तीसरा जो कारक है वह है त्रिकारक, यानी कि थ्री फैक्टर थ्योरीज। ठीक है, थ्री फैक्टर थ्योरीज के आधार पर इसमें कहा गया कि तीन कारकों की आवश्यकता होती है। बुद्धि में तीन कारकों की आवश्यकता होती है। तीन कारक होते हैं, उसमें से पहला है सामान्य कारक, दूसरा है विशिष्ट कारक, और तीसरा है भाषा या तथ्यपरक या तथ्यात्मक। ठीक है, या स्थानात्मक कह सकते हैं। तो ये तीन कारक में ध्यान रखेंगे इसका डायग्राम को, आपको डायग्राम देगा और उस डायग्राम में कहीं किसी को खाली छोड़ देगा। तो जैसे इस जगह पर ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, आप इसको देखें तो इधर का एक जो डायग्राम सर्कल है वो जनरल फैक्टर को शो कर रहा है, और दूसरा जो फैक्टर है वो इसको स्पेशल फैक्टर को यानी कि विशिष्ट कारक को शो कर रहा है। और इन दोनों के बीच में जो कॉमन है ये फैक्टर जो है वो भाषा का शो कर रहा है या जो है स्थानात्मक को शो कर रहा है, ये इन्होंने कहा। इसका मतलब है कि दोनों में समानता हो सकती है, जनरल और विशिष्ट में समानता हो सकती है। जितने भी जनरल कारक है या फिर विशिष्ट कारक है वो दोनों में समानता हो सकती है। और यह जो थ्योरीज था वह सबसे विवादास्पद रहा। ठीक है, यह त्रिस्तरीय जो या त्रिकारक जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा इसमें से। उसके बाद देखते हैं चौथा, जिसका नाम है बहुकारक सिद्धांत।
और बहुकारक सिद्धांत का यदि हम देखें तो बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इनमें से कहा था, और थॉर्नडाइक के बारे में हम लोग इसके पहले के वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत का दिया, जिसको कि मल्टी फैक्टर थ्योरीज भी कह सकते हैं। देखते हैं इस थ्योरी में क्या कहते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि कई प्रकार के शक्तियों का समूह है। ठीक है, बुद्धि जो है वह कई प्रकार के, चूंकि मल्टी फैक्टर है तो इसका मतलब कई सारे फैक्टर हो गए, कई सारे कारक। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार के कारकों का शक्तियों का समूह है, और विभिन्न प्रकार के शक्तियों में किसी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है। तो यदि हम तीसरा का जो है तृतीय फैक्टर को उसको देखें तो उसमें से अनिवार्य बनाया गया कि समानता होती है, लेकिन इसी चीज़ को इन्होंने सुधार किया अपनी थ्योरी में, और उन्होंने कहा कि कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, बहुकारक हैं, मल्टी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसका केंद्र बिंदु एक ही होगा जिससे कि बुद्धि का निर्माण होगा, यानी कि कई सारी शक्तियों का समूह होगा। कौन? तो बुद्धि। और यह जो है जरूरी नहीं है कि कोई फैक्टर इसमें समांतर लाएगा, इक्वल होगा, एक दोनों में से दोनों इक्वल कैरेक्टर शो करेंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये डिफर शो करे, डिफर कैरेक्टर्स वाले भी हो सकते हैं। उसके बाद यदि देखें तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि सामाजिक बुद्धि उन्होंने कहा था, मूर्त बुद्धि कहा था, और अमूर्त बुद्धि कहा था। सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ये 3 पार्ट में उन्होंने कहा था कि बुद्धि ये 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले का वीडियो जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है समूह कारक सिद्धांत, जिसका इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब ग्रुप फैक्टर थ्योरी के यदि देखेंगे तो इसमें जो ऊपर का बहुकारक सिद्धांत था उसको यहाँ शामिल किया गया। जैसे अब यहाँ बता दें कि क्या था। बहुकारक सिद्धांत में कहना था कि कई सारे शक्तियों का समूह है। अब ये समझिए कि जितने भी थ्योरीज आई थी वो बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड थी, यानी बुद्धि परीक्षण के लिए थी। तो जब आपका जितने भी फैक्टर होंगे वो अनलिमिटेड यदि होते हैं तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे? तब आप बुद्धि परीक्षण आप करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुद्धि परीक्षण के जो नेक्स्ट आया कह सकते हैं कि समूह कारक सिद्धांत जो आया, उसमें से जो विद्वानों ने दिया, जिसमें एक का नाम था आपका थर्स्टन और दूसरा का कैली। थर्स्टन ने कहा कि ऐसी 7 योग्यताएं होती हैं जिनसे बुद्धि का निर्माण होता है, और दूसरा कैली ने कहा कि 9 योग्यताएं होती हैं। यानी कि इन्होंने जो शक्ति पुंज वहाँ कहा गया था, उस शक्ति पुंज में जो कारक सम्मिलित होते हैं उन कारकों को लिमिट किया गया। ठीक है, ताकि बुद्धि परीक्षण ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सके। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो थर्स्टन ने 7 और कैली ने 9 योग्यताओं को शामिल किया था। ये था समूह कारक सिद्धांत में। क्योंकि चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और समझने लायक है, क्योंकि कई जगह से क्वेश्चन जो आज आपको वीडियो में बताए हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, और बीने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको हम अभी बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि बुद्धि परीक्षण के लिए सबसे पहली जो सिद्धांत आई वो किनकी थी। ठीक है, इनमें से किस विद्वान ने बुद्धि परीक्षण के लिए सर्वप्रथम सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपको दिया गया था, तो नाम याद रखिएगा बीने का। ठीक है, बीने जो है वो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की थ्योरी दी थी। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है बीने की जो थ्योरी थी वह किस प्रकार की थ्योरी थी? तो एकल था, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी थी, या 2 फैक्टर थ्योरीज थी, या 3 फैक्टर थ्योरी थी, या मल्टी फैक्टर थ्योरीज थी? तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या होगा?
सिंगल फैक्टर यानी कि यूनिफैक्टर का। अब उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया, स्पीयरमैन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जी फैक्टर से क्वेश्चन दिया गया था। यदि आप सीटेट का क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन था जी फैक्टर के बारे में। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। इसीलिए आज जो भी चीज़ें आपको बताई है मैंने, इसलिए वीडियो को छोटा रख रहा हूँ, नहीं तो एक बार में सभी 10 थ्योरीज को बता सकता था, ताकि आप बढ़िया से इस वीडियो को समझ सकें और जो इसमें पॉइंट्स आपको बताएं उसको आप याद कर सके। बहुत अच्छा होगा कि यदि आप कहीं इस चीज़ को नोट कर लें। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक का, इंटेलिजेंस का। सीटेट हो चाहे किसी भी राज्य का टेट, उसमें इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्धि के सिद्धांत से और बुद्धि परीक्षण से। तो ये 2 जो टॉपिक है उसको आप अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, इनमें से यदि कोई भी टॉपिक जो इससे पहले का क्लास आप नहीं देखें, इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक मैं यानी कि प्लेलिस्ट जो है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको बता दें कि यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो क्लास ऑनलाइन अभी जूम ऐप पर मैं ले रहा हूं, तो आप उसमें से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।